ये आई थिंक आने वाला चुनाव बताएगा कि वो कितना बड़ा फैक्टर है नहीं है। वो एक अपनी सोच के साथ वो राजनीति में आए हैं, बिहारियों के साथ संवाद स्थापित करने का वो प्रयास कर रहे हैं। अब वो फैक्टर बनेंगे या नहीं बनेंगे, मुझे लगता है समय ही बताएगा। ये आई थिंक आने वाला चुनाव बताएगा कि वो कितना बड़ा फैक्टर है नहीं है। वो एक अपनी सोच के साथ वो राजनीति में आए हैं, बिहारियों के साथ संवाद स्थापित करने का वो प्रयास कर रहे हैं। अब वो फैक्टर बनेंगे या नहीं बनेंगे, मुझे लगता है समय ही बताएगा। आपके साथ वो विचारधारा मिलती है, जैसे आप कह रहे हैं सॉल्यूशंस हैं, वो भी क्लेम करते हैं यूथ के लिए उनका बिहार में इंडस्ट्रियलाइजेशन और बिहार में रेवेन्यू जनरेशन, वो भी इस तरह की बातें कर रहे हैं जो आप कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये क्लैश ऑफ थॉट्स तो नहीं है? क्लैश ऑफ थॉट्स नहीं है। जैसा मैंने कहा कि बिहारियों के पास जितने विकल्प हों उतना अच्छा है। ये लोकतंत्र को और ज्यादा सशक्त करता है और ज्यादा मजबूत करता है। उन विकल्पों में से बिहार के नेतृत्व के लिए, बिहार को आगे लेकर जाने के लिए किसकी विचारधारा सही है, मुझे लगता है ये बिहारियों के पास विकल्प है। आने वाले समय में चुनाव सर पर हैं, बिहारी फैसला लेंगे। तो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, इस पर आप कैसे इम्प्लीमेंटेशन करेंगे? अगर आप लोगों की सरकार आती है तो कैसे एग्जीक्यूशन होगा इसका? डेफिनेटली मैं चाहूंगा कि इसको गवर्नमेंट एजेंडा का इसको हिस्सा बनाया जाए और मुझे उम्मीद है आने वाले दिनों में एक मजबूत भागीदारी मेरी होगी बिहार की सरकार में। और बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट सिर्फ एक सोच नहीं है, एक विकसित बिहार के निर्माण का एक कंप्लीट रोड मैप है। और मैं चाहता हूं कि बिहार सरकार आने वाले दिनों में उसको सरकार का एजेंडा के तौर पे, गवर्नमेंट एजेंडा के तौर पर उसको शामिल कर इसको धरातल पर उतारने का कार्य करे। तो सर, मैं एक और चीज आपसे पूछना चाहता हूं कि अब आपने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात कर ली। आप कहते हैं कि हम इसमें रेवेन्यू लेके आएंगे बिहार में। बिहार हमेशा से रेवेन्यू जनरेटिंग स्टेट नहीं रहा है और जो माइग्रेशन है वो एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। इस पर किस तरह से आप एड्रेस करेंगे? देखिए, पलायन पर रोक तभी संभव है जब बिहार में वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हम लोग कर पाए, एक ऐसा इकोसिस्टम हम लोग तैयार कर पाए जहां बिहार में ही उद्योग हो ताकि रोजगार के लिए किसी बिहारी को बाहर ना जाना पड़े, जहां बिहार में ही शिक्षा प्रणाली इतनी मजबूत हो। आज की तारीख में मुझे इस बात की तकलीफ होती है जब मैं देखता हूं कि मेरे बच्चे कोटा जाते हैं पढ़ने के लिए। अब कोटा में पढ़ने वाला बिहारी, पढ़ाने वाला बिहारी, अधिकांश शैक्षिक संस्थानों के मालिक वहां पे बिहारी, पर व्यवस्था राजस्थानी। ये व्यवस्था जब तक हम लोग पटना में, भागलपुर, दरभंगा, अलग अलग जिलों को चिन्हित कर जब तक हम लोग वो एजुकेशनल हब नहीं बनाएंगे, तब तक इस व्यवस्था को, जो बच्चे जो बाहर जाते हैं उसको हम लोग रोक नहीं पाएंगे। अब होता क्या है कि जब बच्चा पढ़ने के लिए बाहर जाता है, उसके बाद वो वहीं से दूसरे राज्यों में जाकर नौकरी ढूंढता है, वहीं पे नौकरी करता है, वहीं पे घर खरीदता है, वहीं पे शादी करता है, वहीं पे बच्चे पैदा करता है और फिर उसी राज्य का या उस देश का होकर रह जाता है जिस देश में वो पलायन करके गया। ऐसे में ये तभी रुकेगा जब हम लोग बिहार में उस तरीके का एक इकोसिस्टम हम लोग तैयार करेंगे जिसके लिए उद्योगों का भी एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है। जब तक बिहार में रोजगार के अवसर बिहारियों को अपने राज्य में ही नहीं मिलेंगे, ये पलायन नहीं रुकेगा। जैसा मैंने कहा कि अब धीरे धीरे डबल इंजन की सरकार में उस व्यवस्था को तैयार किया जा रहा है। मेरे मंत्रालय के माध्यम से ही हजारों करोड़ की उन योजनाओं को बिहार के लिए मैंने भी समर्पित किया है, जिसके माध्यम से प्रसंस्करण से जुड़े हुए फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स आने वाले दिनों में बिहार में आपको देखने को मिलेंगे। इससे न सिर्फ जॉब क्रिएशन होगा बल्कि किसानों की भी आर्थिक मदद होगी। कृषि प्रधान प्रदेश है मेरा, और साथ ही साथ जिस रेवेन्यू जनरेशन का आप बात कर रहे हैं, वो राजस्व भी हम लोग बिहार के लिए बढ़ाने में कामयाब रहेंगे। सर, राहुल गांधी भी इस बार काफी एक्टिव हैं कांग्रेस पार्टी, तो कुछ आपको लगता है उसका इम्पैक्ट होगा? पुनः आने वाला समय बताएगा। कांग्रेस जिस मजबूत परिस्थिति में आजादी के बाद रही बिहार में, मेरी समझ के परे है कि कैसे उन्होंने धीरे धीरे करते करते अपनी पूरी जमीन ही खो दी और आज एक क्षेत्रीय दल की पुष्लग्गू पार्टी की तरह बिहार में वो भूमिका निभाती है। मैं मानता हूं कि कांग्रेस के पास एक लंबा समय था, निरंतरता में दशकों तक उनके मुख्यमंत्री रहे, उनके नेतृत्व वाली सरकार बिहार में रही। अगर वो चाहते, अगर बिहार के विकास को लेकर, इवन फॉर दैट मैटर देश के विकास को लेकर, जिस डबल इंजन की सरकार का आज हम लोग जिक्र करते हैं, वो लंबे समय तक आजादी के बाद टिल ऑलमोस्ट लेट 80s तक वो सरकार डबल इंजन वाली बिहार और बिहारियों को मिली थी। अगर कांग्रेस के पास विकास की वो सोच होती, वो विजन होता, वो आइडियोलॉजी होती, तो शायद आज बिहार इन परिस्थितियों में नहीं होता।
तो जब उस वक्त नहीं कर पाए, जब इनके पास पूर्ण बहुमत की सरकारें केंद्र में बिहार में होती थी, तो आज एक गठबंधन का छोटा सा हिस्सा होकर राहुल जी या कांग्रेस कुछ कर पाएगी, मुझे नहीं लगता। और लॉ एंड ऑर्डर को कैसे इंप्रूव किया जाएगा सर, क्योंकि आपने खुद अभी हाल में देखे कितनी बड़े बड़े वहां पे वारदातें हुई और आपने उस पर सवाल भी उठाए। प्रशासन को इसके लिए और ज्यादा मुस्तैद होना पड़ेगा, प्रशासन को और ज्यादा तत्परता दिखानी होगी। अपराधियों को लेकर कन्विक्शन रेट पर हम लोग को काम करने की जरूरत है। कई बार अपराधी पकड़े जाते हैं, तथ्यों के अभाव में वो छूट जाते हैं। ऐसे में मैं ये मानता हूं कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, स्थानीय प्रशासन की एक अहम भूमिका इसमें है, एक महत्वपूर्ण भूमिका स्थानीय प्रशासन की है। पर पुनः मैं दोहराऊंगा कि मेरा विश्वास मुख्यमंत्री पर है। 90 के दशक में जिस तरीके से बिहार था, जिस जंगल राज से बिहार को मुख्यमंत्री जी ने निकालने का काम किया, यही कारण है 2005 से 2010 का जो उनका कार्यकाल था, स्वर्णिम काल के तौर पर बिहार और बिहारियों के लिए देखा जाता है। उसी वक्त उनको सुशासन बाबू के नाम से भी लोगों ने सम्मानित करने का कार्य किया। तो मैं मानता हूं कि उनके पास वो अनुभव है और धीरे धीरे उन परिस्थितियों को वापस नियंत्रित कर लिया जाएगा। मैं आखिरी में एक बार फिर से उस पर आता हूं, सवाल पे जो इलेक्शन कमीशन का बड़ा मुद्दा चल रहा है। आपको लगता है कि इलेक्शन कमीशन एक बिल्कुल फेयर प्रोसेस को फॉलो कर रहा है? क्योंकि कल उन्होंने, तेजस्वी यादव ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिखाया कि मेरा नाम वोटर लिस्ट में नहीं है। फिर इलेक्शन कमीशन ने कहा इनका नाम वोटर लिस्ट में है, शायद उनके उसको फिर दोबारा तलब किया गया कि उसको वेरीफाई करेंगे। तो इस संशय की स्थिति को आप कैसे देखते हैं? संशय की स्थिति बनाने का काम कौन कर रहा है? यही विपक्ष के लोग कर रहे हैं। बताइए, आप नेता प्रतिपक्ष हैं बिहार में और आप एक प्रेस वार्ता करते हैं और उसमें आप खुलासा करते हैं कि आपका नाम नहीं है, जबकि तुरंत चुनाव आयोग उसका खंडन करता है और वो पूरी सूची जारी करता है जिसमें उनका भी नाम मतदाता सूची में है। अब ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या उनके पास 2 वोटर कार्ड हैं, क्या उनके पास 2 वोटर आईडी हैं? और अगर 2 वोटर आईडी हैं तो इसी प्रक्रिया को सुनिश्चित करने के लिए कि जो डुप्लीकेसी ऑफ द वोटर है वोटर लिस्ट में, उसको निकाला जाए। तो अगर नेता प्रतिपक्ष के पास ही 2 वोटर आईडी कार्ड है तो ये तो बहुत चिंता वाली बात है ना। और इसी चिंता को, जो कि चुनाव आयोग की भी रही है और जो कि विपक्ष की भी रही है, ताजुब मुझे तब होता है कि जिस प्रक्रिया पे आप सवाल उठा रहे हैं, जिस वोटर लिस्ट के ऊपर आप सवाल उठाते थे, डुप्लीकेसी ऑफ द वोट को लेकर ही आप सवाल उठाते थे, बट वो तो आप खुद ही कर रहे हैं। और अगर एक नेता प्रतिपक्ष के पास 2 वोटर आईडी हैं तो इससे बड़ी चिंता की बात और कोई हो नहीं सकती है। और इस प्रक्रिया के माध्यम से उसी को फिल्टर आउट करने का कार्य चुनाव आयोग कर रहा है। सर, आपकी पार्टी पे आते हैं, अब आप कितनी सीट्स पे लड़ रहे हैं और आप खुद लड़ रहे हैं क्या असेंबली? अब इस पे आपने मतलब एक बहुत क्वेश्चन मार्क छोड़ा हुआ है, लोग एनालाइज कर रहे हैं इसको बार बार। ये क्वेश्चन मार्क जरूर मैंने छोड़ा हुआ है क्योंकि अभी पार्टी को इसके ऊपर अंतिम मुहर लगानी बाकी है। जब मैं कहता हूं कि पार्टी को फैसला लेना है तो छूटते ही मुझसे सवाल पूछा जाता है कि भैया आप ही पार्टी हैं, सर्वा आप ही अपनी पार्टी के, आप अगर चुनाव लड़ना चाहेंगे तो पार्टी में कौन आपको रोकेगा? मैं बिल्कुल मानता हूं इस बात को। काउंटर क्वेश्चन आपका आता है, उससे पहले ही मैंने ये जवाब दिया कि मैं मानता हूं इस बात को। पर हकीकत ये भी है कि जब मैं कहता हूं कि पार्टी को इसमें अंतिम फैसला लेना है, क्योंकि पार्टी अभी इसके ऊपर सर्वे कर रही है, मंथन कर रही है, इसके ऊपर अभी विद इन द पार्टी चर्चा हो रही है कि क्या मेरे चुनाव लड़ने से पार्टी को लाभ है। ये प्रयोग कई बार कई दलों ने किया है। भारतीय जनता पार्टी ने कई बार इस प्रयोग को किया जब उन्होंने अपने सांसदों को विधानसभा के चुनाव में उतारने का काम किया, कई केंद्रीय मंत्रियों को उन्होंने विधानसभा के चुनाव में उतारने का काम किया और कई बार उनको उसका लाभ भी मिला है। ऐसे में क्या मेरे विधानसभा के चुनाव लड़ने से मेरी पार्टी को इसका लाभ होता है? क्या मेरे गठबंधन को इसका लाभ होता है? क्योंकि कई बार यह भी देखा गया है कि जब कोई बड़ा नेता विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए उतरता है तो पूरा सिस्टम पार्टी का, पूरा संगठन पार्टी का उन्हीं के चुनाव को मैनेज करने में लग जाता है। तो क्या कहीं इसका नुकसान हम लोग को नहीं होगा? इन तमाम चीजों को लेकर पार्टी अभी चर्चा कर रही है। मेरी आप व्यक्तिगत राय पूछें तो मैं जरूर चाहता हूं कि मैं बिहार विधानसभा का मैं चुनाव लड़ूं। मेरा राजनीति में आने का कारण ही बिहार और बिहारी रहे हैं। सब जानते हैं कि मैं दिल्ली में रहा हूं, दिल्ली में पला बढ़ा हूं, मुंबई में मैंने काम किया और मैंने देखा है किस तरीके से कठिन परिस्थितियों में बिहारी दूसरे राज्यों में रहने के लिए मजबूर हैं। ऐसे में उस वक्त ये फैसला लेना कि मुझे वापस बिहार जाना है, इसी सोच के साथ था कि बिहारियों के खोए हुए गौरव को, बिहारियों की परिस्थिति को कैसे बेहतर किया जा सके। तीसरी बार का सांसद हूं, इस बात का अनुभव मैं कर चुका हूं कि केंद्र में रहकर जिस बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की सोच को
मैं धरातल पर उतारना चाहता हूं, वो केंद्र में रहकर संभव नहीं होगा। इसके लिए बिहार वापस जाना होगा। ये बड़ी बात आप बोल रहे हैं कि मतलब अब रुख बिहार की तरफ है। बिल्कुल। तो मतलब तो आगे की पॉलिटिक्स आप अब दिल्ली में रहकर नहीं बिहार में रहकर करना चाहते हैं? जैसे मैंने कहा कि मेरा राजनीति में आने का कारण ही बिहार और बिहारी रहे हैं, और ऐसे में मैं दिल्ली में रहकर मैं उन व्यवस्थाओं को वहां पे स्थापित कर सकूं जिस सोच, जिस उद्देश्य के साथ मेरा राजनीति में आना हुआ, वो नहीं संभव हो पा रहा है। तो ऐसे में मैं चाहता हूं कि अब मैं बिहार की तरफ अपना रुख करूं। और कितनी सीट्स आप लड़ना चाहते हैं, मतलब ये भी बताइए, कितनी सीट्स आपकी पार्टी को? मैं गठबंधन धर्म की मर्यादा को तोड़ूंगा अगर मैं सीटों को लेकर, सीटों की संख्या को लेकर, सीटों के चयन को लेकर कोई भी चर्चा सार्वजनिक मंच पर पहले करूं और गठबंधन के भीतर बाद में करूं। मुझे लगता है अभी ये सारी बातें गठबंधन के भीतर होनी बाकी हैं, जल्द हो जाएंगी, बहुत एमिकेबली हो जाएंगी। विपक्ष कई बार हम लोग के ऊपर पक्का एमिकेबली हो जाएंगी। लोकसभा के वक्त भी ये प्रश्न चिन्ह हम लोग की तरफ ज्यादा थे कि एनडीए में कैसे सीटों का बंटवारा होगा, जबकि ये परेशानी महागठबंधन की ओर ज्यादा है। लोकसभा के दौरान भी बहुत एमिकेबली हो गया था, उतनी ही सहजता से विधानसभा में भी हो जाएगा। कुछ नंबर तो दीजिए सर, कितने जीतने की आपको लगता है इस बार चांस है? मैं स्ट्राइक रेट पे ज्यादा काम करूंगा पुनः लोकसभा की तरह, और मैं चाहूंगा कि मैं जितनी सीटें लूं उतनी जीतूं। लोकसभा में मेरा 100% स्ट्राइक रेट रहा, विधानसभा में भी मैं अपना 100% मैं स्ट्राइक रेट में रखना चाहता हूं, उसको बरकरार रखना चाहता हूं। ऐसे में मैं ये मानता हूं कि गठबंधन के भीतर हर वो दल जो जहां पे मजबूत है, जिसके पास विनेबिलिटी फैक्टर ज्यादा मजबूत है, वो सीट उस दल के पास जानी चाहिए। सो रादर देन द नंबर ऑफ सीट्स, माई फाइट वुड बी फॉर द क्वालिटी ऑफ सीट्स। तो चिराग जी, लास्ट में बोल रहा हूं, इसका इंटरप्रिटेशन हम ये बोल सकते हैं मोर कीन नाउ टू प्ले अ ग्रेट इन बिहार देन इन दिल्ली। Of course, yes. I see myself more in Bihar now. रोल का जब आप जिक्र करते हैं, उसके आसपास बहुत सारे प्रश्न चिन्ह खड़े हो जाते हैं। मेरी भूमिका गठबंधन के एक मजबूत सहयोगी के तौर पर गठबंधन के नेतृत्व वाली सरकार के माध्यम से बिहार को एक विकसित राज्य बनाने की होगी।